हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में, जहां पर हम बात कर रहे होंगे रजिस्टिविटी से आगे। रजिस्टिविटी पढ़ाने से पहले आपको रेजिस्टेंस बता देता हूं। रेजिस्टेंस क्या होता है? जो करंट के फ्लो को क्या करे, करंट के फ्लो को रोकने का काम करे, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। हाँ, मतलब एनीथिंग दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट दैट इज नोन एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर वो डेफिनेशन भी लिख रखी है, समथिंग दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। ठीक है, ये कैपेसिटर यही सब काम करते हैं। ठीक है, और इनका फार्मूला क्या है? V इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब ये आई इधर आ जाएगा तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। ठीक है, तो ये फार्मूला यही है। अब बात करते हैं इसके यूनिट्स की। तो यूनिट क्या होती है? तो हम देखो अभी बता रहे हैं, R इक्वल टू क्या है? V अपॉन आई है। सही बात है ना? हाँ, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वोल्ट मीटर वोल्ट है उसको हम लोग किस में नापते हैं? वोल्ट में नापते हैं। सॉरी, हाँ, इसमें तो डायरेक्टली आप याद कर लो, जाने तो इसको समझो मत। सीधे सीधे रजिस्टेंस को किस में मेज़र करते हैं? ओम में मेज़र करते हैं। ठीक है। हाँ, अब द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विच यूज टू अपोज द करंट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। मतलब जो अपोज करते हैं करंट का, वो रेजिस्टेंस कहलाते हैं। हाँ, अब जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो अगर हमें कोई डिवाइस, हमारे पास कोई भी सर्किट है। ठीक है, मतलब ये पीडीएफ थोड़ा दूसरा है, इसमें फोटोज़ वगैरह नहीं है, मैं अपना बनाता हूँ तो उसमें लगाता हूँ। ठीक है, मान लो कि हमने एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पे की लगा दिया है। ठीक है, तो अब मान लो कि इस बैटरी का मैं वोल्ट जो है कि वही रखना चाहता हूँ, रेजिस्टेंस बदलना चाहता हूँ। ठीक है, तो बार बार बल्ब थोड़ी चेंज करूँगा, तो मैं एक डिवाइस यूज़ करता हूँ, यहाँ पर लगा दूंगा तो बाकी का करंट ये कंज्यूम कर लेगा और रेजिस्टेंस बदल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग उस डिवाइस का नाम है रियोस्टेट। अब रियोस्टेट वाला मैं पिछले वाले लेक्चर में, इससे पिछले वाले लेक्चर में इमेज वगैरह दिखा के कनेक्शन कैसे करते हैं सब अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। बट यहाँ पे बिना वोल्टेज बदले अगर रेजिस्टेंस को चेंज करना तो हम लोग रियोस्टेट नाम की डिवाइस का यूज़ करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस कैसे बदल रहा होता है हम वो चीज़ देख रहे होते हैं यहाँ पर। तो पहला, जैसे लेंथ बढ़ाओगे वैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब आर प्रोपोर्शनल होता है एल के। लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ा। कैसे बढ़ रहा है वो देखो यहाँ पे। देखो, अब जैसे मान लो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लंबे समय तक रुकेगा। तो मैंने क्या बताया? रेजिस्टेंस मतलब रुकना चाहिए, तो यहाँ पे ज़्यादा देरी तक रुकेगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला हो जाएगा। और ये कम रेजिस्टेंस वाला होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएगा फटाक से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा थोड़ा लंबा समय तक रुकेगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा। देखो, ठीक है ना? हाँ, चलो आगे बात करते हैं। सेकंड वाला होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के विषय में। तो क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ये होता है, देखो यहाँ पे ऐसे, है ना? हाँ, अब यहाँ पे क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन इधर से भेजो, 10 इलेक्ट्रॉन इधर से भेजो। अब बताओ 10 इलेक्ट्रॉन फटाक से किस में निकलेगा? जैसे पानी है, पानी फटाक से भेजोगे तो इसमें से जल्दी बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन रुकेगा नहीं यहाँ पर। अगर मान लो कि अगर लाइन भी बना के जा रहे हो तो यहाँ 3 की लाइन बन रही है और यहाँ पे 2 की लाइन बन रही है, तो उसमें 5 तो बन जाएगा पीछे, और यहाँ पे 3 3 बन जाएगा आगे, एक और पीछे बच जाएगा, तो फटाक से ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रुकने की पॉसिबिलिटी कम है, इसलिए रेजिस्टेंस कम है। और ये थिन वायर है, पतला है, तो ये क्या कर जाएगा? इसमें से इलेक्ट्रॉन रुकेगा। तो इन्हीं रीजंस की वजह से जो हमारा वायर होता है उसके अंदर एक ही वायर, एक ही मोटा वायर न डाल के पतले पतले ढेर सारे वायर बनाए जाते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन रुकता हुआ जाए और रेजिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट हो। ठीक ना? हाँ, और बल्ब के अंदर भी इसीलिए ऐसे ही से होता है, ताकि लेंथ बढ़ाई जा सके, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुके तो एनर्जी रिलीज़ करे, और वो एनर्जी हीट के फॉर्मेट में होती है, लाइट के फॉर्मेट में होती है, जो बल्ब हमें जलता हुआ दिखता है। ठीक है, और ये जो बना होता है इसको फिलामेंट बोलते हैं, और जिस एलिमेंट का बना होता है उसको टंगस्टन बोलते हैं। ये बल्ब के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो, बाकी नेचर तो डिपेंडेंट है कि भाई नेचर नहीं रहेगा तो फिर कैसे फ्लो करेगा। मैं लकड़ी लेके उसमें करंट फ्लो कराने की कोशिश कर रहा हूँ तो नहीं होगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा रेजिस्टेंस वैसे बढ़ेगा। अब महत्वपूर्ण पार्ट आ रहा है हम लोग रजिस्टिविटी पर। रजिस्टिविटी क्या होती है? ठीक है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आर प्रोपोर्शनल होता है एल के, पहली बात है। मतलब लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बढ़ती है तो रेजिस्टेंस घटता है। ये दो इक्वेशन, ये पहला और ये दूसरा इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को मिलाओगे तो कुछ ऐसे दिखेगा, ये एल अपान ए। सही बात है कि नहीं है? अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटता तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है, जिसका नाम है क्या? ये रो दिख रहा है आपको? हाँ, तो वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो यही चीज़ लग जाती है, तो ये बन जाता है आर इक्वल टू रो और एल अपान ए, है ना? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी बोलते हैं। ये भी क्या है? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसको अगर आपको निकालना हो तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस ए को यहाँ भेज दो तो इक्वल टू हो जाएगा कितना? रो इक्वल टू आर ए अपान में एल हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा रजिस्टिविटी।
अब अगर हम बात करेंगे इसके यूनिट की बात करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे वो प्रोपोर्शनलिटी बताया कि रो इज़ अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसी को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, रेजिस्टिविटी नाम दे देते हैं। इसका एसआई यूनिट होता है ओम मीटर, ओम मीटर होता है इसका एसआई यूनिट। कैसे निकालोगे, देखो मैं बता रहा हूँ। ये तुम्हारा ओ इक्वल टू क्या होता है, ओ इक्वल टू होता है आपका रजिस्टेंस एरिया अपन लेंथ ना। हाँ, अब देखना यहाँ पे कि रेजिस्टेंस को किस में मेज़र करते हैं, ओम में। एरिया का हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, और अपान में लेंथ को किस में मेज़र करोगे, मीटर में, तो मीटर लिख दो। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, ये देखो मीटर से मीटर कैंसिल, तो बचा क्या, ओम मीटर। तो इसीलिए रेजिस्टेंस की यूनिट और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, समझ गए। हाँ, अब ये भी क्या होता है, रजिस्टिविटी जैसे जैसे टेम्परेचर देखो रजिस्टिविटी और टेम्परेचर दोनों के प्रोपोर्शनल, मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो रजिस्टिविटी भी क्या करेगी, बढ़ेगी, है ना। तो जैसे रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ता है जब टेम्परेचर बढ़ता है, विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो इसी तरीके से रजिस्टिविटी बढ़ रही है तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, या टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो रजिस्टिविटी बढ़ेगी, ठीक ना। हाँ, और उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं इंसुलेटर हैव हाई रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी, मतलब इंसुलेटर का मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना करे उसके पास तो हाई रेजिस्टेंस ओबे करेगा ना, ठीक है। कंडक्टर हैव लो रेजिस्टेंस एंड लो रजिस्टिविटी, कंडक्टर जो होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है उनके अंदर रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है। देखो जिसमें करंट फ्लो नहीं करता उसके पास ज़्यादा रेजिस्टेंस है, और जिसमें फ्लो कर सकता है वो लो रेजिस्टेंस वाले होते हैं। जैसे मेटल है कोई, मतलब आयरन है, या फिर चलो कॉपर है, तांबा है, तांबा एक मेटल है तो इसके पास क्या है, लो रेजिस्टेंस, इसीलिए करंट इसमें फ्लो कर ले रहा है। लेकिन वुड है, लकड़ी है, तो लकड़ी का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं कर पाती, ये सारे इलेक्ट्रॉन को रोक देती है, आगे बढ़ने नहीं देती है, ठीक ना। हाँ, अब बात करते हैं इस रेजिस्टेंस को हम लोग सिंबल का यूज़ करते हैं, किसका सिंबल का यूज़ करते हैं, कौन सा सिंबल होता है, वो सिंबल होता है कुछ इस टाइप का, बताया भी रहूँगा मैं, ठीक है। इसको जोड़ते कैसे, वायर्स में कैसे अटैच करते हैं वो चीज़ हम देखते हैं। तो इसके जोड़ने के, वायर में जोड़ने के, सर्किटल डायग्राम में जोड़ने के दो तरीके हैं, एक सीरीज कम्बिनेशन है, एक पैरेलल कम्बिनेशन है, ठीक है। हाँ, तो सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है, मतलब सीरीज कम्बिनेशन का मतलब फर्स्ट इंड और लास्ट इंड, ये होता है फर्स्ट इंड, ये होता है लास्ट इंड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सीरीज में फर्स्ट इंड और लास्ट इंड का कम्बिनेशन होता है, मतलब फर्स्ट का और लास्ट का कम्बिनेशन होता है। हमेशा पहला लास्ट वाले से जुड़ा होता है, फिर लास्ट वाला पहले से जुड़ा होता है, फिर लास्ट वाला पहले से जुड़ा है तो लास्ट वाला फर्स्ट वाला पहले से जुड़ेगा, ठीक है। तो यही मतलब होता है, जैसे फर्स्ट वाला लास्ट वाले से है, फिर लास्ट वाला फर्स्ट वाले से, लास्ट वाला फिर फर्स्ट वाले लास्ट वाला है, फर्स्ट वाला है तो लास्ट वाले से, लास्ट वाला है तो फिर फर्स्ट वाले से, मतलब आपका एफ एल के कम्बिनेशन में चलता है। अभी देखो यहाँ पे इमेज देख लो ना सीरीज कम्बिनेशन की, देखो ये रजिस्ट्रेशन है। अब देखो इसका रजिस्ट्रेशन नहीं मतलब रेजिस्टेंस है, ये पहला इंड है और ये लास्ट इंड है, ये इसका पहला इंड, ये लास्ट इंड है, ये पहला इंड और ये लास्ट इंड। देखो ये एफ और एल, फिर एफ और एल, फिर एफ और एल, इसी तरीके से ये कंटिन्यूस फ्लो में चलता चला जा रहा है कि नहीं। तो अगर ये चीज़ होती है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सीरीज कम्बिनेशन बोल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें से जो करंट जाती है, इसमें से जो करंट जाती है, ठीक है, इसके अंदर से जो करंट जाती है वो करंट होती है आई, वो करंट होती है क्या, आई होती है, ठीक है, ठीक है। तो करंट आई जाती है, तो क्योंकि इसमें से हमेशा आई जाएगी, और यहाँ पे क्या रजिस्टेंस है, यहाँ पर रजिस्टेंस R1 या रजिस्टेंस मतलब अलग अलग सभी रजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा, यहाँ पे वोल्टेज V1 हो जाएगा, यहाँ पे V2 हो जाएगा, और यहाँ पे V3 हो जाएगा, क्योंकि करंट एक है, वोल्टेज बदलेगा, रजिस्टेंस अलग अलग है इसीलिए, ठीक है। हाँ, तो होगा क्या, यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पर सब में करंट क्या है, सिमिलर है, लेकिन वोल्टेज अलग अलग आएगा। तो मैं अगर बात करूँगा यहाँ पे देखो, सेम करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, मतलब सभी सर्किट से सेम करंट ही फ्लो करेगी, जितना भी सर्किट होगा, है ना। वोल्टेज विल बी सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द सीरीज, और जो वोल्टेज का सम होगा वो सभी का सम हो जाएगा, वो सभी वोल्टेज को जोड़ोगे तो एक ही बराबर आएगा, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे जो इसका वोल्टेज V1 है, भाई देखो ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है, तीनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, V बनेगा, मतलब ये है, मतलब ये है, मतलब ये है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है कि V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 और प्लस V2 और प्लस V3, सीरीज में कम्बिनेशन है ना, तो तीनों को जोड़ोगे तब तो पूरा मिलेगा। अब V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, और यहाँ पे क्या होता है, VIR1, सॉरी V नहीं लगेगा इसमें ना, IR1 हो जाएगा प्लस
आई R2 हो जाएगा और प्लस आई R3 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं ऐसे कॉमन ले लूँगा आई और ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा आई और ये R1 प्लस R2 और प्लस R3, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा भाई, ये देखो ये आई से ये आई कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वल टू क्या बचा R1 R2 और R3, ठीक है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को कब यूज़ करोगे, जब हमारा फार्मूला हो जाएगा सीरीज के केस में आएगा। तो वही फार्मूला देखो यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है, R1 इक्वल टू R2 और R3। और यहाँ पे ये बोले हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, मतलब ये भाई तीनों को जोड़ के बन रहा है, तो पॉसिबली तीनों को जोड़ने का मतलब है ये बन रहा है, तो हमेशा जो है कि जो आर एस है, आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 और प्लस R3 है, यही था ना ऊपर। तो ये देखो आर एस हमेशा ज़्यादा होगा किससे, इन सभी से, क्योंकि ऑल दो इन सभी तीनों को जोड़ के तो यही बन रहा है, तो हमेशा ज़्यादा ही होगा। इंडिविजुअल की बात करेंगे अगर तो। अब बात करते हैं पैरेलल की। पैरेलल का मतलब होता है इसमें हमेशा बस एक पैटर्न चलता है कि भाई फर्स्ट वाला लास्ट वाले से अरेंज हो, हमेशा ऐसे 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 जिस भी तरीके से हो सके, बट फर्स्ट एंड और लास्ट एंड ही एक दूसरे से, फर्स्ट वाला फर्स्ट से, लास्ट वाला लास्ट से, ठीक है। तो ये देखो ये पहला दूसरा तीसरा, तो इन तीनों का देखो फर्स्ट एक जगह पे है, यहाँ पर और यहाँ पर, तीनों का लास्ट एक जगह पे है, तो फर्स्ट वाला फर्स्ट से है, लास्ट वाला लास्ट से है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, समझ गए। हाँ तो इसी तरीके से अब यहाँ पे ये चीज़ हम देखते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने बताया था अगर वायर एक होती तो करंट सब में आई जाता था। अब देखो यहाँ पे आई है, लेकिन यहाँ पे तीन बट गए, 1 2 3 हो गए, तो इसमें जाएगी I1, इस वाले में जाएगी I2, इस वाले में जाएगी I3, समझ गए। हाँ तो इसमें जाएगी I1 और I2 और I3 आपकी जो है कि जाने वाली है, सही बात है ना, बिल्कुल। हाँ हाँ तो आई है। अब देखो जो करंट यहाँ पे गई है, अब यहाँ से जो करंट इंटर कर रही है, यहाँ से इंटर कर रही है आई और यहाँ पे मिल रही है आई, तो इसका मतलब इस I1 I2 और I3 को जोड़ने पर क्या मिलेगा हमें, आई के बराबर मिलेगा। तो इसका मतलब है कि आज जो करंट टोटल गई है, तो आई इक्वल टू क्या होगा, I1 और प्लस I2 प्लस I3 होगा, सही बात है, बिल्कुल सही है। अब नोट करना इस बात को कि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है ना। तो R को जब इधर भेजोगे तो R इक्वल टू क्या, सॉरी I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा, है ना। हाँ V अपॉन R हो जाएगा। तो यहाँ पर तो यही चीज़ जो है कि हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, जब R1 होगा तो R1 लगा देंगे, लेकिन जब R2 होगा तो R2 लिख देंगे, जब R3 होगा तो R3 लिख देंगे, ऐसे ऐसे हम लोग क्या करेंगे। तो चलो देखते हैं, करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा V अपॉन R हो जाएगा, ये पूरे का VS/RS, ठीक है। हाँ और यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R1 और प्लस V अपॉन R2 और प्लस V अपॉन R3 है। अब यहाँ से क्या करोगे, V को कॉमन लोगे, ये तीनों V को क्या कर लोगे, कॉमन ले लोगे। तो ये जब कॉमन ऐसे ले लोगे तो ये हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये V इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपको मिल जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R3। हाँ आप ढेर सारा अगर रजिस्टेंस तो प्लस 1/RN, अब n का मतलब जितना भी होता चला जाए, समझ रहे हो। हाँ तो यहाँ पर नोट करने वाली बात है। अच्छा मैंने एक और चीज़ भी बताई है कि यहाँ पे पूछ सकते हो कि वोल्टेज कैसे इक्वल है। देखो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगता है, यहाँ से लेके यहाँ तक में लगेगा ऐसे, यहाँ पर ये लगा तुम्हारा वोल्टेज है, तो देखो जो करंट यहाँ से जा रही इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल रहा है, तो जो वोल्टेज आएगा तो वो तो हमेशा सबके लिए इक्वल है ना, क्योंकि ऐसे ऐसे जा रहा है। लेकिन करंट सभी के लिए अलग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, रजिस्टेंस अलग है ना तीनों का। लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज है इस वाले में वोल्टेज तीनों का अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि इसका वोल्टेज पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं लगाते हैं कि हाँ ये ऐसे लगा दो, नहीं, हम इसको ऐसे लगाते हैं, ऐसे ऐसे, तब हमें इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज पता लगेगा। इसीलिए V1 था, इसीलिए V2 था और इसीलिए V3 था, ठीक है। लेकिन करंट सबकी आई थी क्योंकि एक ही करंट जा रही है। लेकिन रजिस्टेंस में क्या, आपके पैरेलल वाले में क्या है, पैरेलल वाले में कि एक जगह से हम लोग वोल्ट मीटर ऐसे लगा सकते हैं, तो भाई इसके लिए भी जो V होगा वही V यहाँ पर भी होगा, वही V यहाँ पर भी होगा। लेकिन करंट 3 वायर हो गए, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे I1 I2 और I3 लिखेंगे, ठीक है। इसका डेरिवेशन मैंने आपको समझा दिया, ये किस तरीके से आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है।
अब यहाँ पर भी बोल रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल टू द कॉम्बिनेशन ऑलवेज लेस देन द इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि ये वाला जो बंदा होता है इन सभी से क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि ऑल दो अपान में है ना, इसीलिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भैया जो पूरा रेजिस्टेंस है, सम ऑफ रेजिस्टेंस है, तो ये क्या है, R1 R2 इसके ज़्यादा भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए एक और चीज़ भी समझो यहाँ पर कि रेजिस्टेंस, आप हमेशा वायर को किस में ऐड करना, अब वायर को किस में ऐड करते हैं, सीरीज में ऐड करते हैं। आप बैटरी देखोगे तो सीरीज बैटरी होता है, एक तरफ प्लस होता है, ऐसे होता है, एक होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इसमें रेजिस्टेंस कम निकल के आता है। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए हमारा इसमें फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन। मैंने बताया ना कि जो हमारे घर पे वायरिंग वगैरह होती है उसमें ज़्यादातर पैरेलल कम्बिनेशन का ही हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। हाँ, तो यहाँ पे कह रहे हैं इन द पैरेलल कम्बिनेशन ईच अप्लायंस गेट अ फुल वोल्टेज। तो जब सभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, जब जब सभी वायर्स में, एक वायर, दो वायर, तीन वायर था, ठीक है, तो जो वोल्टेज इसको मिलेगा वही वोल्टेज इसको मिलेगा, वही वोल्टेज इसको मिलेगा, तो तीनों का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। लेकिन पैरेलल के सीरीज वाले कम्बिनेशन में इसके लिए V1 था, इसके लिए V2 था और इसके लिए V3 था, तो इस तीनों में वोल्टेज अलग अलग हो जा रहा है। तो एक ही चीज़ से सभी अप्लायंसेस को चला पाना मुश्किल है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक ही अप्लायंसेस से सब चला सकते हो, क्योंकि ऑल दो मैंने बताया कि V प्रोपोर्शनल I होता है, जब वोल्टेज आता है तो करंट आती है, ना कि करंट आने से वोल्टेज आता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, वोल्टेज आता है तब करंट आती है, तो मतलब करंट डिपेंड कर रही है किस पे, वोल्टेज पे। तो अगर वोल्टेज बदलेगा तो करंट भी तो बदलेगी, लेकिन यहाँ वोल्टेज नहीं बदलेगा तो सभी के लिए एक समान रहेगी, तो इसीलिए फ़ायदा हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा कनेक्शन किस में कराना चाहिए, पैरेलल कम्बिनेशन कराना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे और बात कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इफ़, यहाँ पर कह रहे हैं इफ़ अप्लायंसेस विल स्विच्ड ऑन एंड अदर नॉट अफेक्टेड, मतलब एक को बंद कर दो या ऑन कर दो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने सीरीज में कर दिया, जैसे सीरीज में है, ठीक है, यहाँ पर आपने बल्ब लगाया है, यहाँ पे आपने फ़ैन लगाया, यहाँ पर आपने और भी कुछ लगा रखा है, कोई मशीन लगाई, चलो मशीन लगाई, कोई एम लगा दी है, तो अगर बल्ब को बंद करोगे तो सारा बंद हो जाएगा, क्योंकि करंट यहीं से तो जा रही है, देख रहे हो नहीं, करंट कहाँ से जा रही है, यहीं से जा रही है ना, तो ये अगर ये कट किए तो आगे करंट जाएगी नहीं, तो पूरा बंद हो जाएगा। लेकिन पैरेलल में क्या हो जाएगा, पैरेलल में क्या हो जाएगा, आप इसको बंद कर दोगे तो इसके अंदर से करंट जा रही है, इसके अंदर से करंट जा रही है, तो ये फ़ायदा हो जाता है। या फिर आप चाहो तो एक दो तीन, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, आपने यहाँ पे क्या किया है भाई, यहाँ पर आपने फ़ैन लगाया है, यहाँ पर आपने बल्ब लगाया है, यहाँ पर आपने कोई मशीन लगा दी है, तो आपको फ़ैन बंद करना तो फ़ैन बंद कर दो, लेकिन करंट इसके अंदर से जाएगी और इसके अंदर से भी जाएगी। लेकिन अगर आपको बल्ब भी बंद करना, बल्ब कर दो, मशीन आपकी चलती रहेगी, समझ रहे हो, तीनों बंद करना, तो इसीलिए अलग अलग प्लग की लगते हैं, समझ गए। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं। हीटिंग इफेक्ट का मतलब जैसे कि करंट जब आ रहा होता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपका जब करंट आता है तो वो हीटिंग इफेक्ट भी आता है। ठीक है, ये यहाँ पर एक डेरिवेशन होगा I इक्वल टू, ठीक है, H इक्वल टू I स्क्वायर RT है। ठीक है, इस बार के सिलेबस में इसको निकाल दिए गए, इसलिए मैं यहाँ पे ले नहीं रहा हूँ, लेकिन ठीक है, तो मतलब फॉर जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आप हीटिंग इफेक्ट ये ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, अगर कभी पूछा तो। इस बार के सिलेबस में नहीं है 2024 और 25 में, इसलिए मैं नहीं ले रही यहाँ पे। आगे यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अब यहाँ कह रहे हैं व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू कंडक्टर एंड जनरेटेड द ड्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना, तो वर्क डन इक्वल टू वी क्यू, वही तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस वाला है, क्योंकि वी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू होता है, डब्ल्यू इक्वल टू वी और क्यू, ये यहाँ पे भेजो को मल्टीप्लाई हो जाए, तो वर्क डन कितना किया गया वो होता है आपका हीटिंग इफेक्ट होता है, और ये वर्क डन ही हीट के बराबर होता है। तो एच इक्वल टू एक और फार्मूला हो जाएगा, एच इक्वल टू वी और क्यू हो जाएगा। अब वी इक्वल टू आई आर पुट करोगे, आई इक्वल टू बाकी वैल्यूज पुट करोगे, आई, क्योंकि देखो एक चीज़ और है, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है ना, समझ, मतलब यही फार्मूला ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, वी इक्वल टू आई अपॉन आर होता है, ठीक है, वी सॉरी आई अपॉन आर नहीं, आई आर होता है। तो अब देखो जब वी और क्यू का मल्टीप्लाई करोगे, वी और क्यू का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे चला जाएगा, तो क्यू इक्वल टू क्या मिला, आई और टी मिल जाएगा। ठीक है, तो आई और आर, ये जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आई का आई के साथ में क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। देखो मैं बता रहा हूँ, आई का आई के साथ क्या करोगे, स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा आई स्क्वायर, और आर एक है तो यहाँ पर एक सेकंड लाइन का खींच रहा हूँ, यहाँ पर हो जाएगा आर और टी हो जाएगा टी। तो एच इक्वल टू क्या मिला तुम्हें, एच इक्वल टू आई आर स्क्वायर आर टी ना, वही बता रहा हूँ, फार्मूला को ऑप्टिमाइज़ कर लो। यहाँ पर इसी फार्मूले को आप पुट करोगे सबकी वैल्यू तो हो जाएगा। ठीक है, हाँ, वी इक्वल टू आई आर पुट कर दो और क्यू इक्वल टू इंटू आई टी पुट कर दो।
ठीक है। तो ये इसके साथ आई स्क्वायर और ये आर टी है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर टी, तो ये हो जाएगा हीटिंग वेक्टर एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। समझ गए? हाँ, तो ये चीज़ होता है। अब बात करते हैं किसकी, पावर के विषय में। ठीक है, तो पावर की बात करते हैं हम लोग। द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, यहाँ पर जो होता है आपका कितने रेट से आपका कंजप्शन हो रहा है। ठीक है, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन टाइम हो जाएगा, वर्क डन अपॉन टाइम हो जाएगा। तो वर्क डन इक्वल टू वी इंटू क्यू होता है अपॉन में टी। ठीक है, तो ये फार्मूला को ऑप्टिमाइज़ कर दोगे, क्योंकि क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हो, वो आपका क्यू बाई टी, तो ये वी हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलो अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, हाँ अब आगे एक और तरीका हो सकता है कि भैया हीटिंग इफेक्ट का ही यूज़ कर लो आप। यहाँ पे हीट इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम हो जाएगा, पावर इंटू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन और हीट दोनों एक ही चीज़ है। तो देखो, जब पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, अरे यार हाँ, वर्क डन अपॉन टाइम है। ठीक है, तो ये यहाँ पे भेजोगे तो ये हीट ही है, तो हीट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू टी, है ना, पावर इंटू टाइम। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखें, पावर इंटू टाइम। और पावर इक्वल टू क्या होता है, वी आई, और टी होता है टाइम, तो यहाँ हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। जो फार्मूला मैंने पुट करके बताया अभी तुमको बताया ना, वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, जो मैंने बताया अभी हीट कैसे निकल के आती है। ठीक है ना। हाँ, तो अभी आगे वाला लेक्चर हम लोग करेंगे कल में। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तमाम चीज़ें हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, दे दो मुझे इजाज़त, बाय बाय बाय।